सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ बदल रहा है। इलेक्शन करीब आ रहे हैं और सियासी मुखालिफिन के ताल्लुकात में तलखियां बढ़ती जा रही हैं। इल्ज़ाम तराशियों और लान तान से सर्द मौसम में सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। वैसे सियासतदानों की मंशा भी सियासतदान ही जाने, कभी मुफाद आमा में इत्तेहाद कायम कर लेते हैं, हुकूमतें बन जाती हैं, फिर अवामी के वसी तर मुफाद में एक दूसरे पर लान तान शुरू कर देते हैं। यही देख लें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपने साबिक इत्तेहादी नवाज शरीफ हाथों लेते हुए कहना कि जो 3-4 बार कुछ ना कर सके वो 5वीं बार कौन सा तीर मार लेंगे। सुनिएगा जरा। जी तो सुना आपने। वैसे पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन का भी बिलावल से यही सवाल है कि सिंध में 15 साल से मुसलसल हुक्मरानी करने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कौन सा तीर मार लिया। आबिद शेर अली कहते हैं कि बिलावल को दरअसल तकलीफ यही है कि सिंध में पहली बार दीगर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सुनिएगा जरा। वैसे सवाल तो आबिद साहब से भी किया जा सकता है कि जब दीगर जमातें यही लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में मांगती हैं तो आप लोगों को गुस्सा क्यों आ जाता है। नून लीग के मुखालिफिन का तो कहना है कि उनके लिए फील्ड हमवार हो गई है, मगर मियां नवाज शरीफ साहब की बातों से ऐसा लगता है कि उनके पुराने जख्म आज भी बिल्कुल ताज़ा हैं। आज पार्टी पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं इंतकाम लेने तो नहीं आया लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने। अब इंतकाम और हिसाब एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं ये कम अज़ कम हमारी समझ से तो बाहर है। खैर, मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतकाम, हिसाब, एहतसाब और इंतखाब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और JUI से हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहला साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। आप भी एक सीनियर सियासतदान है, ये सियासत की कोई लैंग्वेज है, कोई इंतकाम और हिसाब में कोई फ़र्क है? हमें समझ नहीं आ रही, किससे हिसाब लेना चाहते हैं मियाँ साहब? हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि बयानिया क्या है नून लीग का। वोट को इज्जत दो के बजाय मेरे साथ क्या हुआ और मुझे क्यों निकाला ही पे खड़े हैं। और जाहिर है कि हम तो पूछेंगे कि हमारे पास हमारी 15 साल की कारकर्दगी। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब बात की ख़वातीन कन्वेंशन से, तो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पे सक्सेसफुल प्रोग्राम के नाम से जो प्रोग्राम अपलोड हुआ है वो हमारा प्रोग्राम है, जो पीपल्स पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम या पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कर रहे थे। BISP की बात कर लें, बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे पास, कारकर्दगी है, चाहे पावर सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, या हमारे हॉस्पिटल्स पे हो, या हमारे एजुकेशन पे हो। हम अपने कारकर्दगी पे जाएंगे, जिसको हम अपनी कारकर्दगी रखेंगे और तो कुछ नहीं रख रहे। जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसका मदावा तो नहीं हो सकता, हमारे लीडर्स वापस तो नहीं आ सकते, हमारे को चेयरमैन क्या 11.5 साल वापस तो नहीं आ सकते, उनकी कटी हुई जबान वापस तो नहीं आ सकती, जो उनको बगैर सजा के 11.5 साल जेल में रखा गया वो वापस तो नहीं आ सकता, हमारी चेयरमैन बिलावल के मामू वापस तो नहीं आ सकते। हमारे पास हमारी कारकर्दगी है, हमारे पास हमारा बयानिया है। नजर नहीं आता तो हम क्या करें, आपकी मर्जी है, हमारे पास हमारा बयानिया है। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने आबिद शेर अली की बात सुनाई, तो हर दफा GDA जो है जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग फंक्शनल करती है, आप सब उसका हिस्सा होते हैं। PTI हो, JUI हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PMLN हो, सब JUI के बैनर तले होते हैं और पूरे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। जहाँ तक आपकी बात इंट्रो की बात थी जी, जब हम PDM का हिस्सा थे, जब भी हम नून लीग से गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, जब PDM का हिस्सा नहीं थे, इत्तेहादी थे, जब हमने बाग में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम जो थे वो कोई भी पार्टी उस वक्त, जाहिर है कि एक मसला था कि आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई थी इंटरनेशनली। आपकी रियासत पाकिस्तान पे ये दाग था कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गई, आपने उसको सही करना था, फ्रेंड्स कंट्रीज को भी जो है अपने साथ लेना था। बाकी तो हमारा सबसे नजरियाती इख्तलाफ है, हम अपने नजरिए पे इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर ये बात मैदान में डाली जाए कि एक तरफ से बात डाली जाए कि मैं फेवरेट हूँ, फिर आके डाली जाए कि बात तय हो गई, वहाँ से रेड कारपेट मिले, एम्बेसडर मिले, प्रोटेक्टेड बेल मिल जाए कन्विक्टेड को, तो इलेक्शन है, हम क्यों नहीं बात करेंगे, हम तो बात करेंगे।
ठीक है, हाफिज हुसैन अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने शैला रजा साहिबा को भी सुना। हाफिज साहब, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पे इतफाक हो गया है, तो ज़रा कुछ बताइएगा कि आपके साथ जो इतफाक हो रहा है PMLN का, किन सीटों पर इतफाक हो रहा है और ये जो इतफाक है ये आगे जाके चलेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा कि PTM इत्तेहाद जब बना था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने लीड किया था इसे, लेकिन मौलाना साहब एक टाइम ऐसा आया था कि वो नवाज शरीफ साहब से भी नाराज़ और नाला हो गए थे, और जो फिर खबरें खुलकर सामने आई कि वो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जब भी कोई बात करते हैं तो मौलाना साहब को एतमाद में लेना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो यकीनन ये सूरत हाल रही है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि दो मराहिल होते हैं। एक तो ये कि किसी जमात के खिलाफ जिसकी हुकूमत होती है उसके खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाती है तो तब लोग मुत्तहद होते हैं, अपोजिशन की जमातें, और उस वक़्त भी क़यादत का मसला होता है। और इसी तरीके से जब हुकूमत बनती है तो उस वक़्त भी कायदे ऐवान होता है, वज़ीर आज़म बनता है, उस वक़्त भी मराहत और हुकूमत की बात होती है। तो हमारी तारीख़ में कौमी इत्तेहाद का भी एक मसला था जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम जमातें मुत्तहद हो गई और कोई रास्ता ही नहीं था, तो उन्होंने मुफ्ती महमूद को अपना सरबराह और सदर बनाया और वो एहतजाजी तहरीक चली। और उसके बाद आपने देखा कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक चली और फिर अपोजिशन मुत्तहिद हुई तो सबसे छोटी जमात नस्बतन सीटों के हवाले से वो जमीयत उलमा इस्लाम थी। लेकिन आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो बड़ी जमात थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी और उसके बाद दीगर जमातें थी, इन तमाम ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो PDM बनाई गई तो उसका सरबराह मौलाना फजल रहमान सदर बना और जाकर उन्होंने कहा कि आप क़यादत करें। उन्होंने क़यादत की और फिर PDM की तख्लीक के हवाले से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ही ने इनिशिएटिव लिया और सबको जमा किया, लेकिन बाद में वो उसे छोड़कर चले गए और फिर अदम एतमाद के हवाले से भी वो अपना फार्मूला लेकर आ गए, फिर उसी PDM के सामने रखा, फिर नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने वो मनवा लिया। ये एक लंबी तारीख है, लेकिन इसमें मैं एक बात अर्ज करूंगा कि इस तरह बिलावल साहब ने अभी बात की कि चौथी बार भी उनके भाई बने थे, तो ये क्रेडिट तो जरदारी साहब ने परसों चौथ भी ले लिया था कि जनाब मैंने बना दिया था उनको वजीर आजम। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उनको वजीर आजम बना रहे थे तो फिर बिलावल साहब को उस वक्त तनकीद की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर खुद बिलावल साहब। अरे शैला साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। हाफिज साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं आपकी इजाजत से जरा तीसरे मेहमान को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। शैला साहिबा, मैं आपसे मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब, गुफ्तगू हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जरदारी साहब ने, खैर इसमें भी दो तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही। शैला साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी इस पॉइंट को लेके कि जरदारी साहब एक तो ये बात करें, दूसरी बात भी करें, दोनों में बड़ा एक तजाद नजर आ रहा है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगी इकबाल साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। सर, बात कुछ समझ नहीं आ रही, इंतकाम और हिसाब में फ़र्क ज़रा समझा दें, और जब इंतकाम नहीं लेना तो हिसाब क्यों लेना और किससे लेंगे हिसाब? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया रहा है वो हमेशा यही रहा है कि इंतकाम की सियासत हमने नहीं करनी, हमने जो भी सियासत करनी है उसमें हमने तमाम कुव्वतों को जो सियासी मैदान में मौजूद हैं उनको साथ लेकर चलना है। अगर हमने इस मुल्क को कोई अच्छा दिन दिखाना है तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए तमाम वो जमातें जो पाकिस्तान और मुहिब वतन हैं उनको हमें साथ लेकर जाना पड़ेगा। और ये कहना कि वो हिसाब लेंगे, हिसाब की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर किसी में कोई कमजोरी नजर आ जाए, कोई इदारे में भी हो, किसी इदारे में भी हो, मुल्क के बड़े से बड़े इदारे में भी हो, तो मैं उसकी निशानदेही जरूर करूंगा और उन्हें कहूंगा कि मेहरबानी करके आप अपनी इस कमजोरी को ठीक करें।
ये नहीं कि आप इस पे जाएं तो मुल्क को भी नुकसान है और अवाम में भी आपकी बदनामी का सबब बनती है। लिहाजा ये चीजें थी जो मियां नवाज शरीफ ने डे 1 से अपने बयानिया में, मियां साहब ने भी इस्लाह का बीड़ा उठाया, जो मुझे समझ आ रही है आपकी बातों से कि वो सबकी इस्लाह करेंगे। जी आपकी बातों से मुझे समझ आ रही है कि मियां साहब ना इंतकाम लेंगे ना हिसाब लेंगे, बल्कि वो सबकी इस्लाह करेंगे। इस्लाह करेंगे, आपने सही टर्म यूज किया है कि उन्होंने हमेशा इस्लाह की बात। आपकी बातों से मुझे ये समझ आई। आप शुरू से देख लें पाकिस्तान। ठीक है, तो किस किस की इस्लाह करेंगे? ठीक है, जब आप किसी की इस्लाह करने जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपने इसकी इस्लाह करनी है या यहाँ से मामलात को बेहतर करना है, क्या किसकी इस्लाह करेंगे मियां साहब? देखिए मियां साहब ने, मैंने आपको कह दिया ना कि इस्लाह का तरीका उनके लिए यही है कि जो कुव्वतें इस वक्त सियासत में मौजूद हैं उनको आपस में बिठाकर एक फार्मूला तय करें कि हमने उस जमात को या उस कुव्वत को जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं या वो सही काम नहीं कर रही कोई इदारे, तो उनको हमने यहाँ निशानदेही करके आपस में बैठ के उस पे मुतफिक हो जाना है कि अगर हम इसको ठीक करेंगे तो तरीके से ठीक करेंगे, ये नहीं करेंगे कि खुदा न खास्ता हम किसी को फांसी पर लटकाकर उसकी निशानदेही उनकी करेंगे या कुछ, बल्कि उनको बिठाकर और उनकी कमजोरियां उनको एक्सप्लेन करके उनको कहेंगे कि भाई सर आप बड़ी खतरनाक सी बातें कर रहे हैं। नहीं जी, आप देखिए ना, मैंने तो वो बातें की है जो मुझे नवाज शरीफ में मेरा आपके ज़हन में तो कोई फांसी भी चल रही है, जुमात में गुजर गई है और मियां नवाज शरीफ को आपके साथ गुजरी है। मैं उनकी इसीलिए मैं आपकी बात को बड़ा संजीदा ले रही हूँ। आप एक सीनियर सियासतदान हैं। जी 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 सर, अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शहला साहिबा आप मुस्कुरा रही थी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अच्छा देखें, जहाँ तक मुस्कुराने की बात है, पॉलिटिशियन सारे आपस में बैठे मुस्कुराने ही रहना चाहिए ताकि लोगों पे एक अच्छा इंप्रेशन जाए। मेरी कोशिश होती है मैं मुस्कुरा कर ही बात करूं। देखिए बात ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। ये जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है और हम बहुत पहले से चाह रहे थे और हम ये समझते थे कि पहले कहाँ पे लाया जाए, फिर सूबे में लाई जाए, फिर दूसरे सूबे में लाया जाए। देर हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपनी असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। अगर पहले हमारी बात मानी जाती ज्यादा अच्छा और होता। तो जो नंबर था, सॉरी मैं आपकी बात काटी शहला साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आया। अभी हाफिज हुसैन साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने PNA इत्तेहाद का भी हवाला दिया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो कि मुफ्ती महमूद साहब ने लीड किया था, मौलाना साहब के वालिद ने, 9 जमातों का इत्तेहाद था और ये भुट्टो साहब के खिलाफ इत्तेहाद बना था। तो ये जो PDM इत्तेहाद बना था, ये क्या PNA से इंस्पिरेशन थी और मतलब आपकी जमात ने फिर इसको सपोर्ट किया? हालांकि जो PNA इत्तेहाद बना था वो तो भुट्टो साहब के खिलाफ बना था, तो आप इस तरह के किसी इत्तेहाद को बज़ाहिर लगता था कि सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल आपने किया फिर PDM को। अच्छा देखिए, PDM तो ब्रेन चाइल्ड ही हमारा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि तंग आ गई थी एक नाहल के साथ चलते चलते, हमने ऑपोजिशन का किरदार अदा किया और फिर इनको मनाया कि आप जो है ना मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए और फिर जमहूरी तौर पे इनके पास जाना चाहिए था, PM-शिप इनको दी। और लेकिन अगर 16 महीने के बाद एक पार्टी का लीडर आके कहे कि ये मेरी हुकूमत नहीं थी, तो फिर तो कौन सा रिमोट से चल रहा था मामला? हम तो यही समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत थी जिसमें हमने मावनत की कि हमें मावनत करनी थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जिस हालात में था। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हमारी इस बात का बड़ा जो है मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन हमने इसको ही रखा क्योंकि चाहे भुट्टो साहब के खिलाफ उनकी जिंदगी में सारे इत्तेहाद बनते रहे या उनके बाद, हमें इससे मसला नहीं।
क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम हमेशा अपने तौर पे इलेक्शन लड़ते हैं। हमने पीएनए भी बनते देखी है, हमने जो है वो क्या कहते हैं, हमीद गुल ने क्या बनाई थी वो भी बनते देखा हमने। हम IGI, हम GDA को भी देख रहे होते हैं। PDM भी बनाया मिलके। देखिए PDM, मैंने कहा कि वो बिल्कुल एक अलग बात थी, और हम PDM से अलग होकर भी एक हुकूमत के इत्तेहादी रहे और अपना किरदार अदा किया। लेकिन अगर उस हुकूमत के सरबराह, उस पार्टी के सरबराह जिसका PM था, जिसके पास बड़ी बड़ी वजारतें थी, यहाँ की, ये कहे कि मेरी हुकूमत नहीं थी, तो फिर बहुत सारे सवाल हम उठाएंगे, और इलेक्शन के मौके पे सवाल ही उठाया जाता है। आपका राइट है, बिल्कुल सवाल उठाएं। बिल्कुल हम सवाल और देखें हम उठा कर रहे हैं, किसी बंद कमरे में इलेक्टेबल्स के सामने तो नहीं उठा रहे। हम बहुत सारे जिनको हमने लोटा डिक्लेयर किया उनके सामने तो नहीं जाके झुक रहे। जिनको हम ये कहते हो कि रिमोट से चलते हैं, इनका बाप कोई और है, उनसे तो नहीं जाके चुपके चुपके मिल रहे एक बंद कमरों में। हम अवाम के सामने जा रहे हैं, अवाम से बात कर रहे हैं। ये फर्क है हमारी सियासत। ठीक है जी, ठीक है। इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, बल्कि उससे पहले मैं ज़रा हाफिज़ हुसैन साहब का ज़रा एक मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, आपकी जमात मुसलसल कभी सर्द मौसम के हवाले से बात कर रही है, कभी अमन अमान की सूरत हाल उस हवाले से बात कर रही है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी शिकवा करी, बातें करी। तो आपके मुखालिफिन ये समझ रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि आपकी जमात शायद इलेक्शन से राह फ़रार चाहती है, तो ये जो सारी चीज़ें ये राह फ़रार करार दी जा रही हैं। तो आप नहीं चाहते कि इंतखाबात टाइम पर हों, या आप लोग चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों? देखिए, उससे पहले मैं जिस तरह शैला साहिबा ने फरमाया कि जो हुकूमत थी इत्तेहादी, जिसमें JUI भी थी, PDM के तमाम थे, और उसके इनिशिएटिव जो है वो लिया था जनाब जरदारी साहब ने, वो कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो उसको नहीं मानते। मैंने ख्याल में एक सियासी वर्कर की हैसियत से शायद इस वजह से कि चूँकि आसिफ जरदारी साहब ने बार बार ये दावा किया कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनाया, तो जाहिर है फिर वो कहते हैं कि ये तो सहरा जो है ना वो जरदारी साहब के सर बनता है। इसलिए शायद वो सारे के सारे इत्तेहादी हुकूमत को अपने पल्ले नहीं बांधते हैं, क्योंकि जरदारी साहब पहले ही इसका सेहरा अपने सर बांध चुके हैं। एक इस तरह की बात भी तो कह रहे हैं ना कि मैं तो कुछ चाहता ही नहीं था, लेकिन ये हाफिज साहब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता था, खुर्शीद शाह साहब ने बता दिया, फिर साइन ले लिए गए, मैं कुछ नहीं कर सका था। इसकी आपको क्या समझ आई है? देखिए, एक मैं बात गुजारिश करूं कि जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, तो यकीनन जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें ये मुश्किलात हैं, तो हमने कहा कि बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। मौसम, हमने ये बात शुरू उस वक्त की थी जब नवंबर से पहले हम चाहते थे कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब भी इख्तियारात सारे इलेक्शन कमीशन के पास है, और 8 फरवरी का किया गया है, और हम समझेंगे कि अल्लाह करे जल्दी शेड्यूल आ जाए, ताकि जिस तरह भी होगा जो मसाइल हैं, इससे ये मतलब नहीं लिया जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम इंतखाबात से फरार चाहती है या उसमें आगे किया जाता है। हालांकि जरदारी साहब ने भी कहा कि यानी आप चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हो। जी बिल्कुल वक्त पर हो, और जरदारी साहब ने जो फरमाया, ठीक है, वक्त की बड़ी अहमियत होती है। सर, आपकी इजाजत से मुझे शॉर्ट ब्रेक के फौरन बाद तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिबा, इकबाल ज़फ़र झोगड़ा साहब और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो एवन फील्ड केस फिर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियाँ साहब को बरी कर दिया गया है, और आपके मुखालिफिन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तो खुलकर ये बात कर रही है, शैला साहिबा भी मौजूद हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, कि जी आप लोगों को शायद बहुत फेवरेट समझा जा रहा है, और आप लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों से शायद कुछ ज़्यादा है। लेकिन अभी भी ये जो आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अब भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आपको लगता है कि आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? मैं तो ये कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, हाफिज साहब ने भी फरमाया, मैंने बल्कि कहा कि हाफिज साहब को मेरा सलाम भी कह दें बहुत बहुत। और
हाँ अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने उन देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात किसने स्टार्ट की है? हमने सबसे पहले स्टार्ट की है। नून ने हमेशा, मैंने आपको बताया कि अब बयानिया मियां नवाज शरीफ नहीं, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने ये स्टार्ट की थी सबसे पहले। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है और नून लीग के पास ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड है। नहीं जी, वो देखें उन्होंने, आप लोगों ने भी कहना शुरू किया कि हमारे पास भी नहीं है। नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बात बार बार कह चुके हैं कि इस मुल्क के इस वक्त हालात को अगर दुरुस्त करना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके सबसे पहले अपने मईशत को ठीक करना है। आपकी माशी हालत जब तक ठीक नहीं होगी। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। झगड़ा साहब ये जरा बता दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी से सियासतदानों ने आके टीवी पे बताने का सिलसिला शुरू कर रखा है कि जी एक के पास लेवल प्लेइंग फील्ड ज्यादा है, किसी के पास कम है, कोई फेवरेट है, कोई पहले से सिलेक्टेड है। तो एक तासुर तो पहले से बनाया जा रहा है कि शायद जैसे इंतखाबात की जो शफाफियत है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। नहीं, ये तो अगर जो करते हैं तो अच्छा नहीं करते। हमने तो यही कहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और उसमें सही बात आपको कहता हूँ, बार बार मैंने आपको कहा है और बार बार मियां नवाज शरीफ से बात हुई है मेरी, यही कहते हैं कि जगह साहब इस मुल्क को हमने बचाना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे हर सूरत। एंड आई विल इंश्योर, उन्होंने ये कहा कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे मैं ऐसे लोग बिठाऊंगा जो कि वो चेक करेंगे कि कोई गलत वोटिंग वहां पर ना हो जाए। और पर्सनली इलेक्शन के जहां जहां पॉसिबल हुआ मैं खुद जाऊंगा और अपने सीनियर लीडरशिप को भी कहूंगा कि उनको एरियाज दिए जाएं अपने अपने प्रोविंसेस में, एंड दे शुड गो एंड मेक श्योर कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो ये चीजें जो है ये तो आपको बता, ये जो जितनी हम बहस कर रहे हैं। एक बात मैं आपकी मौजूदगी में जरा शहला साहिबा से इस पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शहला साहिबा, आप एक बार दफा झगड़ा साहब को सुन रही थी, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का या किसी को पहले से सिलेक्टेड कहना या फेवरेट कहना, या आप लोगों की पार्टी ज्यादा ये बात कर रही है, तो ये कैसे पता चलेगा कि शफाफ इंतखाबात थे? क्या इंतखाबात के रिजल्ट के बाद भी आप लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, बात यह है कि हमें तो अवाम पे यकीन है, और इसके बावजूद कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से एम्बेसडर आए, किस तरह से रेड कारपेट हुआ, किस तरह से प्रोटेक्टेड बेल मिली, किस तरह से यूनियन कमेटीज बना के इनके साबिक़ा काउंसलर्स के उम्मीदवार या काउंसलर जो के उनके जरिए इलाकों में काम हो रहा है, किस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज के गवर्नर लगे हुए हैं, और किस तरह से फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग इंजॉय करना चाह रहे हैं, इसके ज़रिए जो है इन चीज़ों के ज़रिए अपना रास्ता हल्का कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग उनके साथ बैठ रहे हैं, वो कर ले। हम आवाज आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकवा कर रहे हैं कि नहीं आपके पास, इस तरह आपके मुखालिफिन आप लोगों पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कभी सिंध में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों के होते हुए नहीं मिली है, दीगर जमातों को इस बार पहली बार मिल रही है, तो इसलिए ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। जैसे कि हाल ही में भी आबिद शेर अली साहब ने भी ये बयान दिया। देखिए, बयान देने में तो कोई वक्त नहीं लगता ना। JUI के लीडर बैठे में चेयरमैन की सीट पे मुकाबला होता है बाकायदा, और लियारी जिसको हमारा गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे बड़ा अजीब इलेक्शन हुआ था। एक सीट पे जमाते इस्लामी, एक पे TLP और NA पे जो है वो PTI, और 6 दिन बाद रिजल्ट। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पता नहीं हमारे लिए नहीं थी, कहाँ पे नहीं थी। और सारे पोलिंग जो थे, एक सीट पे इमरान साहब के 91,000 और नीचे उनके दोनों MPS के मिला के 53,000। तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं दही सिंध में। हमने ये भी देखा है कि जब ट्रिब्यूनल में गिनती ज्यादा होने लगी, चाहे वो फहमीदा मिर्जा की सीट हो, चाहे वो फैसल सोले हयात की हो, अब्दुल हकीम बलोच की हो, तो वो रिजल्ट उसी तरह लपेट के रख दिया गया। तो हमारी तो प्री पोल भी नहीं थी लेवल प्लेइंग फील्ड, और बाद में भी नहीं थी। ठीक है, हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हाफिज साहब, PDM के सरबराह भी रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUI के भी हैं, तो महंगाई बड़ा इशू रहा। ये जो पीछे भी 16 महीने हुकूमत रही, तो महंगाई से अवाम नाला थी, नाराज़ थी। तो जब आप वोट लेने जाएंगे, किस बयानिए के साथ वोट मांगेंगे? जो नाराज़ अवाम है उनका दिल कैसे जीता जाएगा?
देखिए जी, महंगाई के जो असबाब थे वो तो जाहिर है कि PDM बनने से पहले ही शुरू हो चुके थे, और IMF से जो साबिका हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उसने जिस अंदाज में लेट उनसे मुज़ाकरात किए उसके असरात भी थे, और फिर 16 माह की जो हुकूमत थी वो भी कोशिशों के बावजूद बमुश्किल मुल्क को डिफॉल्ट से बचा सकी है। तो ये तमाम बातें मौजूद हैं, और मसला ये है कि इसमें तमाम जमातें जो इस वक्त इलेक्शन के मैदान में उतरेंगी, जो तमाम टीमें मैं उन्हें कहूँगा, तो सब इन सवालों से जवाब दे होंगे। तो अवाम के सामने फिर देखेंगे कि अवाम इसमें से किसको किस हद तक और कितने फ़ीसद कसूरवार ठहराएगी और किसको बेकसूर ठहरा के अपने एतमाद से नवाजेगी, वो तो इलेक्शन के उस दौरान ही पता चल सकेगा। जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता इकबाल ज़फ़र साहब, जी हाफिज साहब, जी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की गई है, तो ये हमारा अलमिया रहा है कि अपोजिशन में तो हम तमाम मामला के हवाले से मुत्तहिद हो जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत या हुकूमत साजी या इंतखाबात के वक्त आते हैं तो फौरी तौर पर हम बिल्कुल अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। इसलिए आज अगर शिकवा कर रहे हैं कराची के हवाले से, तो JUI है या दूसरे जो लोग हैं, वो तमाम के तमाम इत्तेहादी हुकूमत में MQM वगैरह शरीक थे, और वो सारे के सारे हिकमत अमली जरदारी साहब की थी, जिसपे सबने लब्बैक कहा, क्योंकि इख्तिदार का मामला था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतखाबात के हवाले से भी उसी जज्बे को बरकरार रखकर अवाम के पास सब इकट्ठे चले जाए और अपने अपने मंशूर और दस्तूर के हवाले से अवाम को कन्विंस करने की कोशिश करें, बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जामात रखने। ठीक है इकबाल ज़फ़र साहब, आपस में तो आप लोग एक दूसरे को इस तरह कन्विंस कर रहे हैं कि किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, किसी के साथ इत्तेहाद हो रहा है। अगर सबके साथ इत्तेहाद हो जाएगा और कल को पीपल्स पार्टी भी आपके साथ आके बैठ जाए, कौम के वसीतर मुफाद के लिए, अवाम के वसीतर मुफाद के लिए, मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए, जी 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 मुफाद के लिए मैंने इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कल को पीपल्स पार्टी भी आपके साथ एक पेज पे आके बैठ सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है एक दूसरे पर, लेकिन मुल्क के वसीतर मुफाद में आप दोनों पार्टियां आगे जाके इकट्ठी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। मैं शैला बीबी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हम तो इन द पास्ट बिल्कुल इकट्ठी हो सकती हैं दोनों पार्टियां पे कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। इन द पास्ट हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया है उसको तो आज भी बहुत अहमियत दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये दोनों जमातों ने मिलकर बनाया था। एक पे मेरा सेक्रेटरी जनरल का दस्तखत है, दूसरे पर अल्लाह बख्शे मखदूम अमीन फहीम साहब के दस्तखत हैं, और नीचे फिर मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा के दस्तखत हैं। तो ये देखें, ये कहना कि वो हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ये सियासत में ये बात कभी नहीं करें। सियासत में आप हर एक जमात के साथ बैठ सकते हैं। हमने तो ये भी कहा है कि हमें अगर ठीक है, यानी आपकी बात के मुताबिक आप लोग आगे जाके इकट्ठे एक पेज पर आ सकते हैं। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, जिस पर मुख्तलिफ सियासी और अवामी हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर पाकिस्तान अपनी सियासी जमात जिससे उनकी वाबस्तगी थी और है उसके सरबराह से मुलाकात नहीं कर सकता? क्या मुल्क का आईन और कानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, या ये कि सदर पाकिस्तान का ओहदा इखलाकी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं देता? इन सवालात का जवाब जानने के लिए हमें 5 साल पहले 9 सितंबर 2018 में जाना पड़ेगा, जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के 13वें सदर का हलफ उठाया। यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूं कि मुल्क की 71 साल तारीख में दूसरा मौका था जब एक मुंतखब सदर से सदारत आईनी तरीके से दूसरे मुंतखब सदर को मुंतकिल की गई, मगर इसके बाद हमने देखा कि सदारत तो आईनी तौर पर मुंतकिल हुई, मगर जो काम सदर ने पाकिस्तान के अवाम तक आईनी और कानूनी तौर पर मुंतकिल करना थे वो ना हो सके। मैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को याद दिलाना चाहती हूँ
कि सदर साहब आपने अहद किया था कि आप आईने पाकिस्तान को ना सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से असम्बलियां टूटी, मगर आपने तहफ़्फ़ुज़ किया और ना ही दिफा, क्योंकि ये काम करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिससे आपकी वाबस्तगी है। सदर साहब, बाहसियत सदर पाकिस्तान आपने हलफ लिया था कि मैं अपने जाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई से पे दर पे मुलाकातें की, खुद उनके पास चलकर जाना, उनसे मुलाकातें करना, उनका दिफा करना आपके शायान शान नहीं था, क्योंकि आप पूरे मुल्क के सदर थे, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं। सदर ममलिकत साहब, आपने अहद किया था कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, मगर ऐसा भी इस कौम ने होते नहीं देखा। जो हुआ वो ये था और है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से तो मुलाकात करते नजर आते हैं, मगर दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान से नहीं मुलाकात करते। सदर आरिफ अलवी साहब, अपनी हलफ बर्दारी के बाद आपने खुद कहा था कि आप किसी सियासी जमात के नहीं बल्कि पूरी कौम के सदर बनेंगे। कौम आपसे आज सवाल करती है कि क्या ऐसा हुआ, क्योंकि मौजूदा इंतखाबी और सियासी सूरत हाल में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सदर से मुलाकात करना क्या कौमी मुफाद में था या आईनी ज़रूरत थी। सोचने की बात यह कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले ही मुतनाज़े हैं। इस पर चेयरमैन पीटीआई के सदर से मुलाकात दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला होने का इशारा दे रही है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हसन चौहान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड और बड़े वेल कनेक्टेड सियासतदान हैं और आप अक्सर जो खबर देते हैं या बात करते हैं बड़ी ऑथेंटिक होती है। तो चौहान साहब, कल ये जो सदर और मौजूदा या ये कह लें कि मुतनाज़े चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात हुई है, आप इस मुलाकात को कैसा देखते हैं? आपके ख्याल में मुलाकात का जो एजेंडा है वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं 17 साल इस पार्टी में रहा हूँ और इनके सदर बनने से पहले आरिफ अलवी साहब के मैंने वो हालात भी देखे 2008, 9, 10 और 11 के, जब ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो नंबर 2 और नंबर 3 होते थे राइट लेफ्ट, उनके मुआशी और सियासी जायज़ नाजायज़ मफादात की तकमील करने वाले उनके सबॉर्डिनेटर, ये उनके भी पपट होते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये उनके भी इशारों पे नाचते थे। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है, नाम भी लूंगा उन 2, 3, 4 बंदों के कि जिनके ये जाती पपट के तौर पे। और फिर ये आरिफ अलवी साहब, अब आपने मशहूर ज़माना एक, जब हमारी हुकूमत बनी थी तहरीक इंसाफ की, तो एक अद्वियात का स्कैंडल आया था अरबों रुपए की मालियत का। आपको पता है कि उस स्कैंडल के बेसिक जो कंपोनेंट थे उसमें एक ये आरिफ अलवी साहब है, इनके रिश्तेदारों की फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, दूसरे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, तीसरे एक साबिक जनाब जनरल थे। ये 3 मेन कंपोनेंट थे और बेचारा बली का बकरा बना दिया जनाब वो जो वजीर जनाब सेहत बनाए हुए थे आमिर कियानी साहब, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो कल मुलाकात की है, मैं इनसे पूछूंगा क्या इन्होंने आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात की, क्या इन्होंने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने असद यार वली साहब से मुलाकात की, क्या इन्होंने साद रिजवी साहब से मुलाकात की? ये सारी पॉलिटिकल जमातें हैं। अगर तो ये कहें कि मैंने एक पॉलिटिकल जमात के चेयरमैन से मुलाकात की है तो ये भी झूठ साबित हो जाता है। असल में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी कंस्पायरेसीज वो जेल के अंदर बैठ के भी खेलने की नाकाम कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने जो मौजूदा चेयरमैन जो पीटीआई पीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के असल नुमाइंदा है, चौधरी एतजाज एहसन के जनाब असल परवरदा है, उनके ज़रिए से कोई खुफिया मैसेजेस जो है वो भिजवाए हैं आरिफ अलवी साहब को कि आपने अपने पत्ते इस अंदाज से खेलने की कोशिश करनी है। लेकिन आरिफ अलवी साहब के दिलों में अब कोई तेल नहीं है। आरिफ अलवी साहब चाहे या ना चाहे, दोनों सूरतों में वो इस पोजीशन में नहीं है और ना ही उन्हें इस पोजीशन में रखा गया है। और उन्हें सारी पिक्चर समझा दी गई है कि रियासत से आगे कोई चीज़ नहीं है, रियासत से अहम कोई चीज़ नहीं है, रियासत से ज़्यादा
मुकद्दम कोई चीज नहीं है, ये उन्हें बड़े जबरदस्त तरीके से समझा दिया गया है। तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भेज के जो भी कोई राजो न्याज की बातें उनके जरिए से की हैं, मैं नहीं समझता कि वो बेल कोई मंडेट चढ़ेगी और उससे कोई इनको हासिल वसूल होगा। बेसिकली वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम लेके गए थे और ये इंतहाई इल्लीगल और इंतहाई गैर इखलाकी और गैर सियासी हरकत की है कल आरिफ अलवी ने एज अ सदर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। यानी जो बाकी जमातें, दीगर जमातें चौहान साहब तनकीद कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस मुलाकात पे उनकी तनकीद किसी हद तक बजा है, दुरुस्त है? मतलब अगर तो उन्होंने पिछले 5-10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उनको हो गए बने हुए, अगर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के से की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से की है, JUI फजलुर रहमान के जनाब अमीर से की है, जमात इस्लामी के अमीर से उन्होंने मुलाकात की है, तो जनाब फिर तो कोई इशू नहीं, एक एज यूजुअल और एक आम सी बात है। जब उन्होंने उनसे मुलाकातें नहीं की तो ये डमी किस्म का एक पीपल्स पार्टी का परवरदा जो है वो जनाब चेयरमैन बना हुआ, वो आके आपसे मुलाकात कर रहा है, तो बुनियादी तौर पे तो दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है। फिर तो ये सारी की सारी दाल, ये सारी की सारी मुलाकात, ये सारे का सारा जेस्चर, ये 2 नंबर भी है। इसके अंदर से कुछ जो ना पाकिस्तान की रियासत के लिए और पाकिस्तान के माशरे के लिए और प्रेसिडेंट हाउस के लिए कोई खैर नहीं निकल रहा है, खैर नहीं निकलना, शर ही निकलना है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब की साथ कितनी मुतासिर हो रही है आपके मुताबिक, कितने सवालिया निशान आ रहे हैं उनकी जानिबदारी पर? असल में आरिफ अलवी साहब के अंदर एक शरारती इंसान है, जो कभी कभी वो PTV पे हमला करने वाला आरिफ अलवी, कभी कभी कराची के चौकों में खड़े होके ट्रैफिक जैम करने वाला आरिफ अलवी, वो जाग उठता है और उन्हें नज़र आ रहा है, वो ये समझते हैं कि आखिरी दिन है, 2-3 महीने रह गए हैं और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब हमायत और उनकी मंशा को हासिल करने के लिए वो इस किस्म की हरकतें तो करते हैं। हर 2 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा जरा चवल या ऐसी कोई शुरली छोड़ते हैं, दुर्फितनी छोड़ते हैं, जिससे खुद भी शर्मिंदा होते हैं, पूरी रियासत को भी शर्मिंदा करवाते हैं। तो अब भी जो उन्होंने हरकत की है और जो दुर्फितनी छोड़ी है इस मौजूदा चेयरमैन से मुलाकात करके, इससे सियासी हलकों में पसंद नहीं किया गया, सियासी हलकों ने इसको पसंद नहीं किया। बात वही है जो मैंने शुरू में की, या तो आपने सारी सियासी जमातों के सरबराहों से रहकर मुलाकातें की होती तो वेल एंड गुड, लेकिन जब आपने नहीं की तो जनाब फिर सवाल भी ना उठाया जाता। तो यानी ये जानिबदारी का मामला हो गया ना कि एक पार्टी से चूंकि आपके वाबस्तगी है तो फिर सवाल तो इसलिए उठाया जा रहा है कि तो जानिबदारी नजर आ रही है। एब्सोल्युटली जानिबदारी है जी, एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये जो सदर पाकिस्तान है, PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, आपको क्या लगता है इसको आइन और कानून के मुताबिक समझते हैं? बड़ा दिलचस्प है आपके एक इंफॉर्मेशन, ये तो फिर भी थोड़ा सा जी लीगल हुआ है। 2012 के अंदर 2012 में एक बड़ा मशहूर जमाना PTI के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था जनाब। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हर PTI का मेंबर वोट देगा, ऑनलाइन वोट होगा कि जनाब कंप्यूटर के जरिए से और मोबाइल के जरिए से वोटिंग होगी, और फिर जिसके ऊपर फिर बड़ा तमाशा हुआ। आपको पता है वो उसके अंदर की कहानी क्या थी? उसके अंदर की कहानी ये थी कि उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, करोड़ों रुपए की मालियत का PTI के फंड से पैसा लिया गया और वो जनाब मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब के बेटे, उन्होंने जनाब वो ठेका लिया था PTI के उस वक्त के टॉप क्लास की 2-3 जनाब इंतहाई बदनामे ज़माना करप्ट जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के राइट और लेफ्ट के अहदेदार थे वो, और साथ थे आपके आरिफ अलवी साहब। इन तीनों चारों ने मिलके और अपने बेटे को इन्होंने ठेका दिलाया, इंतहाई 2 नंबर किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया जो 100 वोट अगर किसी पड़े ना तो उसमें से 99 वोट जो ना वो सही तरीके से नहीं डले, जिसने जिसको वोट दिया पता ही नहीं चला किधर गया। एक सो कॉल्ड फेक स्यूडो 2 नंबर किस्म का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, करोड़ों रुपया
PTI के फंड से हीठा इन्होंने और 2 नंबरी की। और जनाब आप बताएं, जिसने वो वाला अपने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के नीचे अपने बेटे को सॉफ्टवेयर देके करोड़ों रुपए कमाए हो 2 नंबर इलेक्शन में, वो इस इलेक्शन को क्यों नहीं लेजिटिमाइज करेगा? वो क्यों नहीं इस इलेक्शन को बेहतर समझेगा? ऑब्वियसली वो इस इलेक्शन को तो बहुत बेहतर समझेगा, जो अभी ताजा एक 2 नंबर किस्म की एक्टिविटी हुई है तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम के साथ भी मजाक आप ना खुद आप करते हैं हाई मॉरल ग्राउंड की। आप कहें कि जी नहीं जी सारी जमातों में ऐसे ही होता है, और भाई जब सारी जमातों में ऐसे होता है तो तुम कौन से सुर्खात के पर लेकर आए हो जो सोशल मीडिया पे तुमने तूफान बदतमीजी उठाया हुआ है ना 2 साल से, कि तुम्हारे से बेहतर तो बंदा कोई नहीं, तुम्हारे से बेहतर तो पार्टी कोई नहीं। जब सारे इस तरह करते हैं तो फिर जनाब तुम भी वही कर रहे हो, तो फिर कौम को क्यों अजाब में डाला हुआ है? फिर पूरी कौम को क्यों अपने आप को अल्लाह का वली गौस कुतुब और कलंदर साबित करने पे अपनी सोशल मीडिया को लगाया हुआ है? तो फिर मानो कि तुम भी वैसे ही चोर हो, तुम भी वैसे ही लुटेरे हो, तुम भी वैसे ही निकम्मे हो, तुम भी वैसे ही निखट्टू हो, तुम भी वैसे ही जनाब नौसरबाज हो जैसे बाकी है। अगर आपकी बात मान ली जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 नंबर किस्म का इंटर पार्टी इलेक्शन था। तो अभी देखो कल मेरा ख्याल बुलाया है इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन को कट्टा-कट्टी निखेड़ेगा इसकी। ठीक है जी, फयासुद्दीन चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के लिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।